राधे राधे दर्शकों। यशवंत जी एक रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति थे। वह रोज ड्यूटी पर जिस रास्ते से जाया करते थे, उन्हें उसी रास्ते पर एक 10 से 11 साल का गरीब बच्चा रोज खड़ा मिलता। वह यशवंत जी की गाड़ी को दूर से ही देखकर हाथ फैलाते हुए कहता था, बाबूजी बाबूजी 10-20 रुपए दे दीजिए बाबूजी, बहुत भूख लगी है। यशवंत जी उस लड़के को पैसे देने के लिए गाड़ी रोक दिया करते थे और उस लड़के को कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए उसके हाथ में दिया करते थे। यशवंत जी एक दिन अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते। उन्होंने शायद छुट्टी लिया था। फिर वो शाम के टाइम अपनी पत्नी के साथ उसी रास्ते से निकलते हैं। वह बच्चा दिन भर उनका इंतजार रहता है, लेकिन जब दोपहर के बाद यशवंत जी की गाड़ी देखता है, तभी वो हाथ फैलाकर फिर से दूर से ही चिल्लाना शुरू करता है, बाबूजी बाबूजी दे दीजिए, आज तो सुबह से ही भूखा हूँ। आपका ही इंतजार कर रहा था बाबूजी, किसी ने अभी तक 1 रुपए भी नहीं दिया। इस तरह से वो आवाज़ देने लगा। यशवंत जी रोज की तरह वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और उसे अपने पर्स में से निकालकर 10 रुपए देने लगते हैं। तभी उनके साथ में बैठी उनकी पत्नी उर्मिला जी कहती हैं, रुक जाइए जी, बच्चे को भीख मत दीजिए। इतनी बातें सुनकर बच्चा मायूस हो जाता है कि आज मैडम जी साथ में हैं तो पैसे नहीं देने देंगी। इसीलिए वो बच्चा नीचे नज़रें झुकाकर रोनी सी शक्ल बना लेता है। फिर उर्मिला जी अपने पर्स में से 500 रुपये निकाल कर उस बच्चे को बोलती हैं, ले बेटा ये पैसे पकड़ और आज के बाद तू भीख मत मांगना। तुझे भीख मांगना अच्छा लगता है? भीख मांगना मरने के बराबर होता है। तू इन पैसों से कुछ मेहनत कर और इससे कोई तू धंधा शुरू कर बेटा। आज के बाद तू भीख मांगता हुआ इधर दिखाई मत देना। ये एक माँ का तेरे लिए आशीर्वाद है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। वह 11 साल का बच्चा हाथ में 500 रुपये पा जाता है। बहुत चिंतित होता है कि आखिर मैं कैसे कोई धंधा करूं, कैसे कोई काम करूं, कैसे शुरू करना है, कैसे धंधा करना है। इसी सोच में वह रास्ते रास्ते चलता जा रहा था। अब उस बच्चे को भूख प्यास भी गायब हो चुकी थी। उसने अपने भूख को भूल चुका था। जाते जाते उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति आलू लेके अपने ठेले में लिए हुए धक्के मार रहा है और बहुत ही मायूस था। वो धक्के मार रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। उसका हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बिल्कुल बहुत अजीब और मायूसी से वो गाड़ी को आगे धक्का दे रहा था। तभी उस बच्चे ने पूछा, क्या बात है अंकल, आप इस ठेले को इस तरह से क्यों धक्का मार रहे हो? उस बच्चे का बोलना था कि वो ठेले वाला वहाँ पर रुक गया और अपना चेहरा उसने एक टॉवल से बांध रखा था। उसने शक्ल को खोला, तभी बच्चे ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो रही थी और वो फिर से रोने लगा। उसने कहा, बेटा कोई तो मेरी हाल पूछा ही नहीं, तू ही पूछा तो चल तुझे ही बता देता हूँ। शायद तेरे रूप में ही भगवान ने भेज दिया हो मेरे लिए मदद करने को। बच्चे ने कहा, मैं तो खुद अनाथ बेसहारा बच्चा हूँ अंकल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? फिर उसने कहने लगा कि बेटा मैंने कल ही ये आलू की गाड़ी खरीदी है, 500 रुपये मैंने इसमें खर्च किए हैं और मेरी माँ रात को इस दुनिया से चली गई। अब मेरे पास एक पैसे नहीं बचे हैं। इतना कहकर वह ठेले वाला व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसको रोता हुआ देख उस बच्चे को उस पर तरस आ गई। उसने अपनी जेब में से 500 रुपये निकाला और कहा, अंकल मेरे पास 500 रुपये है, आप अपने घर इन पैसों से चले जाइए और ये आलू की ठेला यहीं पर छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता कि इसका क्या करना है, लेकिन आपकी मदद हो जाएगी, इसी में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वह व्यक्ति पैसा पाया और वहाँ से फटाफट निकल लिया। वह छोटा बच्चा मिट्ठू उस गाड़ी को लेकर अपने झोपड़े में पहुँच गया। उसे एक प्लास्टिक और लकड़ी से तनी हुई पुरानी झोपड़ी मिली जिसमें वह रात बिताता था।
उसी झोपड़ी में वह अपने गाड़ी को भी घुसा लिया। अब उस ठेले को वहीं पर रख कर रात में वो सो गया। सुबह जब वह बच्चा उठा तो उसने देखा कि उसके जो ठेले के कुछ आलू थे चूहे ने कतर दिए थे, कुछ तो सड़े निकल गए। उस बच्चे ने कतरे हुए और सड़े आलू को छाट कर अलग किया। फिर वह उस ठेले को लेकर रोड पर निकल गया। वह पूरा दिन उस ठेले को लेकर घूमता रहा, तब जाकर कहीं उसका आलू बिका। लेकिन उस बच्चे को उस आलू में से सिर्फ 400 रुपये ही मिले। फिर भी वह बच्चा उतना पाकर भी थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह 400 रुपये अपनी जेब में रखकर अपनी ज़िंदगी तलाश के लिए निकल पड़ा। वह चलते चलते कोर्ट के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि कचहरी के पास एक अंकल चाय बेच रहे थे, जिनके चाय के छोटे से ठेले पर बहुत सारे व्यक्ति आकर चाय पी पी कर जा रहे थे। वह बच्चा कुछ देर तक वहां खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि यदि मैं इसी तरह से चाय बेचूं, फिर उसने मन में बहुत देर तक विचार किया, क्या मेरी चाय की दुकान चलेगी? चाय कैसे बनती है? चाय का स्वाद कैसे होता है? ये सब जानने के लिए उसके दिमाग में लाखों सवाल फूटने लगे। तभी वह बच्चा उस अंकल के पास गया और कहने लगा, अंकल मुझे भी थोड़ा सा चाय दीजिए। उस बच्चे ने उस अंकल की चाय पी। उसे लगा कि चाय तो अच्छी होती है। उस बच्चे ने अभी तक चाय का टेस्ट कभी लिया नहीं था। गरीब बच्चा था, कहाँ से मिले। इस तरह उस बच्चे ने उस अंकल से कहा, अंकल आप चाय बेच के पैसा कमाते हो, कितने सालों से आप ये धंधा कर रहे हो? तब उस अंकल ने कहा, बेटा मैं यहाँ जो बैठा हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे दादा और मेरे पिताजी भी बैठा करते थे। ये हमारा तीसरा पुश्त है, इसीलिए हम यही धंधा अपना पुश्तैनी चालू रखे हुए हैं बेटा। इतना सुनकर उस बच्चे ने कहा, अंकल मैं भी चाय का धंधा करूं क्या? अंकल ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, लेकिन बेटा यहाँ आसपास मत करना, कचहरी के पास। यहाँ पर क्या है कि 3 पुश्तों से सारे मेरे ही कस्टमर हैं, मेरे ही ग्राहक पहचान वाले हैं, तो तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा। तुम इस कचहरी के आसपास अपना ठेला मत लगाना, वहाँ स्टेशन के पास जाकर लगा लो। बच्चा बोला, ठीक है अंकल। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और वह उसी ठेले पर अपने चाय का सामान इकट्ठा करते हुए स्टेशन के पास ही जमा लिया। वहाँ पर उसने चाय बनाया और अपनी मीठी बोली से बोलने लगा, बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर जाऊँगा, यही चाय बेचकर रात का भोजन खाऊँगा। इस तरह से वो बच्चा बार बार गाने लगा। उसकी मीठी सी बोली से इतना सुनकर लोग जरूर ठहर जाते। फिर कोई यही सोचता कि 1 कप चाय ही तो पीऊँगा, बच्चा बोल रहा है, यह चाय बेचकर रात का भोजन खाऊंगा। इसीलिए लोगों के दिल तक उसकी बात उतरने लगी। पहले दिन उसके यहाँ 2-4, फिर ऐसे 4-6, 10-5 करके उसके पास चाय पीने वाले लोग आने लगे। धीरे धीरे उसके पास उसके भी ग्राहक बनने लगे। अब तो जो व्यक्ति उसकी चाय एक बार पीकर जाता तो वह ज़रूर उसके पास आता। यहाँ तक कि स्टेशन में आने वाले लोग उसी को ढूंढने आते कि चलो वहाँ पर ही चाय पिएंगे। उस बच्चे ने अपने चाय का नाम भी मिट्ठू चाय वाला ही रख दिया था। अब मिट्ठू चाय वाले की चाय पूरे स्टेशन में फेमस हो गई थी। लोग स्टेशन में चाहे जिस साइड में उतरते, लेकिन ढूंढकर मिट्ठू चाय वाले के पास ही आते और उसकी चाय पीते। उसका अब चाय का जो धंधा था ठीक ठाक से चलने लगा था। इधर कोर्ट कचहरी में आने वाले लोग कचहरी से निकलकर जब उन्हें स्टेशन ही जाना होता तो वो सीधा स्टेशन जाकर ही चाय पीते। चाय वाले अंकल ने देखा कि मेरे जो ग्राहक हैं बहुत कम हो गए हैं। वो आवाज़ भी देता, बाबूजी क्या बात है, आप तो मेरे यहाँ चाय पीना बंद कर दिए। तब वो कहता, अरे नहीं नहीं अंकल, हम स्टेशन में ही चाय पी लेंगे मिट्ठू चाय वाले के यहाँ से। इस तरह से उसके ग्राहक जो हैं उससे कम होने लगे। तभी एक दिन उस अंकल ने सोचा कि आखिर लड़के के चाय में क्या है जो हमारा इतना पुराना चाय का धंधा उसकी वजह से
कम होने लगा है, बंद होने चला। वह उस बच्चे के पास जाकर बैठ गया। तभी वह बच्चे वापिस से वही बात दोहराने लगा, बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, क्या लेकर आया हूँ, क्या लेकर जाऊँगा, यही चाय बेचकर रात का भोजन खाऊँगा। उसकी मीठी बोली सुनकर उस चाय वाले अंकल का दिल भी पसीज गया। उसके दिल में भी मोह माया की ममता भर आई। तभी उसने कहा, बेटा जरा मुझे तो अपनी चाय पिलाओ। तब उसने अंकल को चाय पिलाया। अंकल ने पैसा देना चाहा। तब बच्चे ने कहा, अरे नहीं नहीं अंकल, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपकी चाय पीकर ही तो ये धंधा शुरू किया हूँ, जिससे मैं दोनों टाइम की रोटी खा पा रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। फिर वह अंकल उदास हो गया। तब उस बच्चे ने कहा, क्या बात है अंकल, आप इतना दुखी क्यों हो? अंकल ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अगर बता दूंगा तो तुम भी परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। तब उस लड़के ने कहा, अंकल अगर आप नहीं बताओगे तो भी आप परेशान रहोगे और इससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आपका भला इसी में है कि आप मेरे साथ अपना दुख बांट लो। उस बच्चे की बात सुनकर अंकल ने कहा, बेटा मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरा तो कोई सहारा है नहीं। वही चाय बेचकर अपना जीवन चलाता था, लेकिन जब से तुमने ये चाय का धंधा चालू कर दिया है तो कोर्ट कचहरी से आने जाने वाले लोग यही स्टेशन में ही चाय पीकर जाते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद भी यहीं आकर पी लेते हैं। तो अब मेरा चाय का धंधा बिल्कुल बहुत कम हो गया है, सामान का भी पैसा बड़ी मुश्किल से निकलता है। यदि तुम दूसरी जगह चाय करते तो मेरा धंधा वापस से शुरू हो जाता, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, तुम जियो और कमाओ खाओ। तब उस लड़के ने कहा, नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो ठहरा अनाथ, मैं कहीं भी अपने ठेले को ले जाकर चाय बेच लूँगा, लेकिन आप इतने दिनों से वहाँ चाय बेच रहे हैं और आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप कहाँ जाएंगे? इतना कहकर वो बच्चा बोला, आप जाइए अंकल, कल से मैं यहाँ नहीं दिखूँगा। तब दूसरे दिन वो लड़का उस जगह अपना चाय का ठेला लेकर नहीं जाता और वो वहीं नज़दीक के शहर में अपना ठेला लेकर चला जाता है। अब फिर से उस लड़के को अपना नया जगह में नया ठेला जमाना था। लड़के ने सोचा कैसे होगा, लेकिन अब तो लड़के को 1 महीने चाय बेचने का अनुभव भी हो गया था। उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी हो गए थे, तो इसीलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उस नए शहर में जाकर उसने वहीं स्टेशन के आसपास की जगह देखकर फिर से अपने ठेले को जमा दिया और वहीं भी वही बातें दोहराने लगा। अब तो उसने चाय के साथ साथ थोड़े से बिस्किट और कुछ खाने की चटपटी चीज़ें भी अपने ठेले में रख लिया था। देखते ही देखते उस बच्चे का ठेला वहाँ भी चल पड़ा, क्योंकि उसकी मिट्ठू जैसे उसका नाम था, वैसे ही मिट्ठू जैसे उसकी बाड़ी भी थी। उसकी मीठी बाड़ी सुनकर वहाँ भी लोग एकत्रित होने लगे। कुछ ही महीनों में वहाँ भी लोग उसे मिट्ठू चाय वाले के नाम से जानने लगे। वो बच्चा जितना कमाता था उसमें से थोड़े पैसे जमा करता था। समय बीतता गया, आखिर बच्चा बच्चा तो नहीं रहेगा, वो भी बड़ा हुआ, जवान हुआ। उसने जितने पैसे इकट्ठा किए थे उसी शहर में एक फ्लैट लेकर उसमें उसने डबल स्टोर का घर बनवा लिया। अब उसने नीचे अपनी चाय की दुकान डाल ली, मिट्ठू चाय वाला, और ऊपर वो अपने रहने की व्यवस्था कर लेता है। इधर यशवंत जी अपनी जो रेलवे की नौकरी थे वो उसमें से रिटायर हो चुके। यशवंत जी अपनी पत्नी उर्मिला जी के साथ अपने घर में ही रहते थे। यशवंत जी का बेटा राजेश और उनकी बहू निशा शहर में रहने चले गए थे। उनका एक बेटा भी था जिसे वो शहर में पढ़ाया करते थे और वहीं पर राजेश नौकरी करता था। उन लोगों ने किराए से एक कमरा ले रखा था। आए दिन राजेश अपनी माँ से पैसे निकालता रहता था। आज तक राजेश ने कभी अपने माता पिता के लिए 1 रुपये तक नहीं भेजा था, ना तो कभी अपनी माँ के लिए एक सस्ती सी साड़ी लेकर भेजा। फिर भी अपनी माँ से हमेशा रो रो कर पैसे निकलवा लेता था। एक दिन हद तो तब हो गई जब राजेश अपने पूरे परिवार के साथ घर आता है।
लेकिन आते ही वो अपनी माँ के पैर पकड़कर रोने लगता है। माँ, मेरी नौकरी छूट गई है, अब मैं क्या करूँ माँ, मैं शहर में कैसे रह पाऊँगा, और तुम्हारे पोते पप्पू की पढ़ाई का क्या होगा। माँ, मैंने इतना तक सोच रखा था कि बहुत ही जल्दी आप दोनों को अपने साथ शहर लाऊंगा। वहाँ पर आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। आखिर आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हो, कब तक अपनी ज़िंदगी का काम खुद ही करते रहोगे। लेकिन मेरा सारा सपना टूट गया। इतना कहकर मगरमच्छ की आंसू दोनों रोने लगे। निशा भी कुछ कम नहीं थी, वह भी सास के कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगी। तभी उर्मिला जी ने कहा, चुप हो जाओ बेटा, कुछ तो करेंगे ना, अभी तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं, इस तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर दोनों को सोफे में बैठाती है। दोनों तुरंत ही चुप हो जाते हैं। फिर उर्मिला जी अपने पति यशवंत जी से कहती हैं, आप देख रहे हैं जी, हमारे बच्चे कितना परेशान हैं और ये हमारे लिए कितना सोचते हैं। अभी हमारे ही ले जाने की बातें सोच रहे थे कि मेरे बेटे की नौकरी चली गई। अब बेचारा क्या करे, जब नौकरी ही नहीं है तो शहर में कैसे रहेगा, कैसे भाड़ा देगा, कैसे बच्चे की पढ़ाई की फीस जमा करेगा और कैसे हम लोगों को लेकर जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि आपने जो भी पैसा रखा है उसमें से दे दीजिए। मेरा बेटा अपना कुछ रोजगार चालू कर लेगा, फिर हम लोग भी तो शहर में जाकर रहेंगे। अब मुझसे भी ये काम इस उम्र में घर गृहस्थी का नहीं होता। बहू के साथ रहूँगी और मैं अपने पोते का ध्यान रखूँगी, तो बहू मुझे 2 रोटी दे दिया करेगी, उसी से मैं खुश रह लूँगी। इतना कहकर वो अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने पति के हाथ पकड़ लेती हैं। यशवंत जी सारी चाल समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी भोली पत्नी को कैसे समझाएं कि ये तुम्हारे बेटे की चाल है, वो तुम्हें शहर नहीं ले जाएगा। आज तक उसने कभी तुम्हारे लिए एक साड़ी भी लाकर नहीं दी। क्या इतना नहीं कमाता था कि माँ के लिए कभी एक ब्लाउज लाकर दे दे, या कभी माँ के हाथ में शहर का एक पैकेट बिस्किट लाकर दे दे। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर वो अपनी माँ को कैसे अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन वो अपना बस चला नहीं पाए और रात को ही गए और अपने पैसे में से 20 लाख रुपए लाकर अपने बेटे राजेश को दे दिए। बोले, ले जा। राजेश के हाथ में पैसा आते ही पति पत्नी दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। इधर यशवंत जी कुछ काम में बिजी हो गए। रात हो गई, तभी राजेश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर वहां से तुरंत चल दिया। उर्मिला जी कहने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मैंने एक पार्टी से बात किया है, मुझे सुबह ही उसे पैसे देने हैं, अगर देर हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। माँ ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलती, सुबह चलो, मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। बेटा ने कहा, नहीं माँ, अभी मुझे जाकर अपने लिए रोज़गार जमाना है, मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ माँ। माँ ने कहा, बेटा अपने पिताजी के आने का तो इंतज़ार कर लेते। राजेश ने कहा, नहीं माँ, पिताजी आ जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। माँ ने कहा, कैसी गड़बड़। हड़बड़ाते हुए राजेश ने कहा, माँ मतलब कि पिताजी आ जाएंगे तो फिर हम लोग घर छोड़कर नहीं जा पाएंगे। पिताजी को देखकर मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं पिताजी को छोड़कर चला जाऊँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ माँ। माँ ने सोचा, मेरा बेटा कितना अच्छा है, माँ से और अपने पिता से कितना प्यार करता है। राजेश तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर शहर चला आया। इधर वो आकर उन्हीं पैसों से अपने लिए फ्लैट खरीद लेता है। उर्मिला जी इंतजार में रहती हैं कि मेरा बेटा किसी न किसी दिन जरूर लेने आएगा। एक दिन यशवंत जी अपने दोनों हाथ में सामान का थैली लिए हुए, जिसमें दूध, किराने का सामान, बिस्किट, साबुन वगैरह था, लिए हुए अपने सोसाइटी तक पहुँचे ही थे कि उनका पैर केले के छिलके में पड़ा और वो खुद को संभाल नहीं पाए, पीठ के बल गिर गए। उनके हाथ का सारा सामान बिखर गया, लेकिन वो इस तरह से गिरे कि खुद से उठने के काबिल ना रहे। जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनको गिरता हुआ देख कुछ आने जाने वाले लोग दौड़कर आए, कुछ उन्हें उठाए, कुछ उनके सामान को उठाए, और घर नज़दीक में ही था, इसीलिए उनको सहारा देते हुए उनके घर तक ले गए। यह हाल उर्मिला जी ने देखा
तो बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ? आप ऐसे कैसे? एक्सीडेंट हो गया क्या? तब उन्होंने कहा, नहीं, अपने ही घर के पास में केले के छिलके में फिसलकर गिर गया हूँ। दर्द बहुत ज़ोरों से है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता। किसी तरह से लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले गए। दर्द बढ़ रहा था, इसीलिए तुरंत एक्सरे निकाला गया। एक्सरे में उन्हें निकला कि कमर की हड्डी में क्रैक आ गया है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है। उर्मिला जी ऑपरेशन की बात सुनकर घबरा गई, रोने लगी। अब वो किसके पास जाती? आखिर उनका इकलौता बेटा राजेश ही तो उनका सहारा था। उन्होंने रोते हुए किसी से फ़ोन लगवाया। बेटा राजेश, तुम्हारे पापा का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। उनके कमर में बहुत चोट आई है। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मेरा दिमाग काम नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, कैसे दवाइयाँ लाना है, वो सब मेरे समझ में नहीं आता। बेटा राजेश, जल्दी से आ जाओ। राजेश बिना बोले ही फ़ोन रख देता है। अब वो अपनी पत्नी से बताता है, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, माँ बुला रही है, क्या करूँ, बड़ी परेशानी है, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर राजेश किसी तरह से अपने मन में गुस्सा भर के आता है हॉस्पिटल में। आकर वो वहाँ पर माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, कैसे हुआ ये सब? माँ बताती है सारी बातें। डॉक्टर से राजेश मिलता है। डॉक्टर कहते हैं, मैंने सारी तैयारी कर ली है, ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए भरने होंगे। जल्दी से जल्दी पैसे की व्यवस्था करो, नहीं तो देर हो जाएगी तो ज़्यादा तकलीफ़ और ज़्यादा पैसे भी खर्च लग सकते हैं। इतना सुनकर राजेश तो जैसे घबरा ही गया कि अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। राजेश बाहर आकर बोला, माँ, 5 लाख रुपए लगेंगे पापा जी के ऑपरेशन में, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम यहाँ बैठो, जब तक पापा का जो इलाज हो रहा है चलने दो, मैं पैसे का इंतज़ाम करके जल्दी से आऊँगा। इतना कहकर राजेश वापस से चला जाता है। यहाँ पर यशवंत जी की दवाइयाँ चलती है। जितना भी पैसा था उर्मिला जी के पास, डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख कर दिए वो ला ला कर देती रहीं, लेकिन अब उनका पैसा ख़त्म हो गया। इधर वो अपने बेटे को जिस किसी का भी मोबाइल देखती उसी से फ़ोन लगवाती, लेकिन राजेश फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं लेता था। तब उर्मिला जी ने सोचा कि अब तो मुझे राजेश से मिलने ही जाना पड़ेगा, नहीं तो इनका ऑपरेशन कैसे होगा। उर्मिला जी वहाँ से बस पकड़कर तुरंत राजेश के घर पर आ गई। उन्होंने देखा कि जो पुराने वाले घर पर आई हैं उसमें ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि इस घर में राजेश किराए से रहता था, लेकिन वो कुछ ही महीनों पहले उसने एक फ्लैट खरीद लिया है और अब वो नए फ्लैट में रहने चला गया है अपने। उर्मिला जी ने बड़ी मुश्किल से वहाँ का एड्रेस निकाला, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने पड़ोसियों से एड्रेस लिखवा लिया था। अब ऑटो से कहकर वो उस जगह पर पहुँची, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो उन्हें उनका बेटा राजेश वहाँ भी नहीं मिला। उन्होंने आसपास जो रूम थे उनसे पूछा, भैया आप लोगों ने देखा है क्या, इस कम घर का मालिक कहाँ गया है? सबने कहा मुझे नहीं पता। उनका दिल इस तरह से तड़प रहा था कि वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। उधर उन्हें चिंता लगी थी, कहीं मेरे पति को कुछ हो ना जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो अंतिम समय में मैं उनके पास भी नहीं रहूँगी। वो तड़पते हुए मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इधर पैसे लिए बिना जाऊंगी तो ऑपरेशन कैसे होगा? ना जाने राजेश कहाँ चला गया। इस तरह से वो वहाँ पर ना बैठ सकती थी ना खड़ी हो, बिल्कुल वहीं पर अपने कदमों को 4 कदम इधर 4 कदम उधर बढ़ा बढ़ा कर तड़प तड़प कर वहाँ पर उन्होंने किसी तरह से 2 घंटे का समय निकाला, लेकिन इसके बाद भी राजेश नहीं आया। तब उन्होंने जाना ही उचित समझा। वहाँ से वो चल दी। उनके पास बस या ऑटो का देने के लिए भी पैसा नहीं था। एक बार वो बस से आ गई थी, दोबारा उन्होंने सोचा था कि राजेश मिलेगा, उससे पैसे लेकर ही तो मैं आऊँगी, जिससे मुझे भाड़ा भी मिल जाएगा। अब वो कुछ दौड़ती हुई कुछ चलती हुई हॉस्पिटल की तरफ भागी जा रही थी।
तभी एक कार पीछे से आती हुई उन्हें ठोकर मार देती है। वहीं पर लड़खड़ाकर उर्मिला जी रोड के साइड में गिर जाती हैं और वह कार स्पीड से भागने लगती है, लेकिन सामने ट्रैफिक पुलिस रहती है, कार को रोक लेती है। उसमें से एक पुलिस आकर उर्मिला जी को उठाती है और आगे ले जाती है जहां वह कार वाला रुका था। उसे कार से उतार कर खड़े कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ एक्सीडेंट करके भाग क्यों रहे थे। और इतने में उर्मिला जी वहाँ पहुँच जाती हैं। कार वाले को पुलिस वाले डांट ही रहे होते हैं, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी उर्मिला जी देखती हैं कि ये कार में बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, उनका बेटा राजेश ही था। वो राजेश को देखकर दौड़ती हैं। राजेश, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तुम्हारे घर के सामने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ है। उधर तुम्हारे पापा को ऑपरेशन के पैसे की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, माँ जी, आप क्या बातें कर रही हैं? ये शख्स आपको एक्सीडेंट करके भाग रहा था और अभी आप इसे बेटा बेटा कह रही हैं। तभी राजेश बीच में ही बोल पड़ा, साहब, ये मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को ही तो ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं स्पीड से भाग रहा हूँ। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस को जो कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ लग रही थी। पुलिस की नज़रों से बच पाना और चालाकी करके निकलना इतना आसान नहीं होता। तभी पुलिस ने उर्मिला जी से पूछा, माँ जी, ये क्या बोल रहा है? क्या ये आपका लड़का है? उर्मिला जी ने कहा, हाँ साहब, मैं इसी को ही ढूंढने तो आई थी, लेकिन ये मुझे पता नहीं यहाँ मिला, पता नहीं कहाँ चला गया था। तभी पुलिस ने कहा, तू कार से घूम रहा है, तेरी माँ रोड पर दौड़ रही है, ये क्या मामला है? राजेश बोला, साहब, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। मेरे पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए बोला। मैं माँ को हॉस्पिटल में बोलकर आया था कि मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ घबरा कर पता नहीं शायद मुझे ढूंढने आ गई और मैं इधर पैसे इंतजाम कर रहा था, इसीलिए मैं भागा हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से मैं रोड पर ध्यान नहीं दे पाया कि रोड पर कौन जा रहा है और मुझसे ये गलती से एक्सीडेंट हो गया। माँ ने भी कहा कि बात तो सही है, मैं बेटे से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं इसे ढूंढने आ गई और ये मुझे यहाँ पर मिला। पुलिस को कुछ गलत समझ में आ ही रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारी माँ कह रही है और तुम ये बात बता रहे हो तो यहाँ से जाओ। अगर दोबारा तुम्हारी माँ को किसी तरह से कोई तकलीफ़ या तुम्हारे पिताजी को हुई तो उसमें से हम लोग सीधा तुमको ही पकड़ेंगे, ये तुम चेतावनी समझो। इतना कहकर वहाँ से पुलिस उन्हें छोड़ देती है। वह अपनी माँ को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल जाता है। तब तक वहाँ पर यशवंत जी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे और उनका ऑपरेशन भी चालू हो गया था। वहाँ पर काउंटर में पूछने से पता चलता है कि यशवंत जी के पैसे कोई मिट्ठू नाम के शख्स भरकर चले गए हैं, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हो रहा है। अब उर्मिला जी को पता नहीं था कि ये मिट्ठू कौन है। इसी तरह से वो पूछने लगी, बेटा, मिट्ठू कोई तुम्हारा दोस्त है क्या, जिसने ऑपरेशन के पैसे भर दिए हैं? राजेश ने कहा, नहीं माँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे तो जमा हो गए, किसी ने भी दिए हूँ। मन ही मन राजेश ने सोचा कि चलो मेरा तो पीछा छूटा। इतना कहकर वो बैठा। कुछ ही दिनों के बाद यशवंत जी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। अब उर्मिला जी अकेले गांव के घर में यशवंत जी को लेकर कैसे रहती, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बहू के फ्लैट में ही आने के लिए बोल दिया। उर्मिला जी यहाँ पर जैसे ही घर के अंदर आई, तभी उनकी बहू निशा ने कहा, आइए आइए माँ जी, मैं तो आप दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। उर्मिला जी ने सोचा, मेरी बहू सच में कितना प्यार करती है, जो हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। वो तो उसके दिल की कड़वाहट थी, जो वो अपने जलन में बोली थी, कटाक्ष में। उर्मिला जी को उसने पहले खाने पीने को कुछ नहीं पूछा, फिर कहा, माँ जी, मैं भी अभी
काम करके ही आई हूँ। आप तो हॉस्पिटल में महीने भर से बैठी ही थी। माँ जी, अब आप बर्तन धो डालिए, उसके बाद खाना बनाएंगे, फिर आप और बाबूजी को खाना दूंगी। उर्मिला जी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने आज 1 महीने से पेट भर का दाना भी नहीं खाया। मुझे तो लगा सच में बहू हमारे इंतज़ार में कुछ न कुछ खाना बनाकर रखी होगी, इसीलिए बोलती है कि आइए माँ जी, आपका ही इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मुझे क्या पता कि बर्तन धुलाने का इंतज़ार था मेरा। उर्मिला जी ने मन में ये बातें दबाकर काम शुरू कर दिया। फिर जैसे ही शाम को राजेश आया, बोला, अरे माँ, आते ही काम शुरू कर दिया, कुछ तो आराम कर लेती। इतना सुनकर निशा राजेश की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करने लगी। राजेश समझ गया कि ये मेरी पत्नी की ही चाल है, इसीलिए वो चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। अब तो उर्मिला जी को रोज घर का काम करना पड़ता, तभी जाके उनको और उनके पति को 2 टाइम का भोजन मिल पाता। यशवंत जी अब ठीक हो गए थे। निशा ने सोचा, ये बुढ़िया यहाँ रहकर घर का काम कर रही है, एक नौकरानी की पैसे तो बच रहे हैं, लेकिन ये बुढ़ा दोनों टाइम बैठे बैठे खाता है चाय नाश्ता, इसके लिए भी कुछ न कुछ काम ढूंढना ज़रूर पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने एक दिन अपने ससुर को कहा, पिताजी, आप थोड़ा सा गार्डन की सफाई कर लिया करें, इससे चलने फिरने से आपकी सेहत में भी अच्छा सुधार आएगा। यशवंत जी ने सोचा कि ठीक है, चलना फिरना भी सेहत के लिए अच्छा है, इसीलिए वो बाहर पौधों की देखरेख साफ सफाई का काम कर दिया करते थे। एक दिन बहू ने कहा, पिताजी, आप जाइए, बच्चे को लेकर आइए, मैं पप्पू को लेने नहीं जाऊंगी। यशवंत जी सोचे, कोई बात नहीं, अपने ही पोते को तो स्कूल में लेने जाना है। फिर निशा ने आदत पकड़ लिया, रोज बच्चे को स्कूल लेने और छोड़ने भेजा करती थी। एक दिन निशा ने कहा, बाबूजी, आप पड़ोस के एक मेरे सहेली के बच्चे को भी लेकर आइए और उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से वो अपने एक पड़ोसी के बच्चे को भी लेने और छोड़ने में अपने ससुर को लगा दिया। धीरे धीरे उसने ऐसे ही करके 3 घर के बच्चों को लगा दिया लेने और छोड़ने में अलग अलग टाइम पर। अब तो यशवंत जी थक जाते थे, क्योंकि उन्हें पूरा दिन लग जाता था। पहले वो सुबह के बच्चे को छोड़ने जाते, फिर दोपहर के बच्चे को लेकर जाते और सुबह वाले बच्चे को लेकर आते। इसी तरह से उन्हें काम दे दिया गया। इधर निशा ने उन तीनों घरों से एडवांस में पैसे भी ले लिए थे। एक दिन यशवंत जी की तबीयत ठीक नहीं लगती, उनके पैर और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। यशवंत जी गुप्ता जी के बेटे को सुबह स्कूल छोड़कर तो आए थे, लेकिन वो लेने नहीं जाते। तो गुप्ता जी की पत्नी यशवंत जी के घर में आकर उन्हें बहुत डांटती है, कहती है, बुढ़ा, तुम यहाँ निशा जी के यहाँ नौकरी करते हो। निशा जी ने सब बताया कि मेरे यहाँ गांव से एक अंकल आंटी आए हुए हैं जो मेरे घर पर ठहरे हैं, उन्हें काम की ज़रूरत थी, इसीलिए निशा ने तुम दोनों को काम दिलाया, तुम्हारी पत्नी को अपने घर में रखा और तुम्हें स्कूल में बच्चे छोड़ने लेने का काम दिलाया। लेकिन तुम दोनों इतने कामचोर हो कि अपना काम ठीक से नहीं करते, तभी तो तुम्हें तुम्हारे पूरे गांव में कहीं भी काम नहीं मिला। आज तुम मेरे बच्चे को लेने नहीं गए। स्कूल से फ़ोन आया, तब जाकर मैं बच्चे को लेकर आई हूँ। मैं तुम दोनों को अभी अभी अपनी नौकरी से निकाल तो दूंगी, लेकिन आज निशा आ जाए तो मैं उससे अपना दिया हुआ महीने का जो 20-20 हज़ार रुपये उसने अपने 3 पड़ोसियों से ले रखा है, मैं सबको बोलकर वापस करवा दूंगी कि निशा ने जिसे भी काम पर लगवाया है वो बुढ़ा कामचोर है। आज से तुम्हारी, मेरे नहीं, तीनों घर की नौकरी गई। अब ढूंढ लेना दूसरी जगह नौकरी, कोई तुम लोगों को नौकरी नहीं देगा। इस तरह से वो कहकर ज़ोर ज़ोर से डांटने लगी। तभी उर्मिला जी ने कहा, रुकिए बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। तब वो गुप्ता जी की पत्नी ने कहा, अरे बुढ़ी नौकरानी, बहन जी किससे बोल रही है, तू निशा के घर में नौकरानी है तो नौकरानी जैसे ही रह, मुझसे संबंध बनाने की कोशिश मत कर। रिश्ता आई जोड़ने चली, नौकरानी होकर मुझे अपनी बहन बोल रही है। तभी उर्मिला जी ने कहा, किसे नौकरानी बोल रहे हो, हम तो निशा और
राजेश के माता पिता हैं, निशा मेरी बहू है। लेकिन वो गुप्ता जी की पत्नी कुछ सुनने वाली ही नहीं थी, क्योंकि निशा ने बता रखा था अपने पड़ोसियों को कि मेरे घर में वो अंकल आंटी नौकर हैं। बेचारे गांव से शहर में नौकरी करने के लिए आए हैं, मेरे गांव के हैं, इसीलिए मैंने आंटी को अपने घर पे ही रख लिया है काम करने के लिए, और अंकल को दूसरी जगह काम पर लगा दिया है। तो भला निशा की इस बात को सुनकर लोग कैसे भरोसा करते कि वो निशा के सास ससुर हैं। इधर गुप्ता जी की पत्नी ने निशा को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारे नौकर ने मेरे बच्चे को लाने से इनकार कर दिया है, वो समय पर मेरे बच्चे को लेने नहीं गया, मुझे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसीलिए मैं दूसरे को अपने काम पर रखूँगी। वैसे भी उस बुढ़े से कोई काम तो होता ही नहीं है, तुम घर आकर मेरे पैसे वापस कर देना। हाँ, और यहाँ तक मैं जानती हूँ कि और 2 लोगों को अभी जो तुमने पैसा लिया है वो भी अब इस बुढ़े को नहीं रखेंगी। निशा जब घर पर आई तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से पर थी, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इधर यशवंत जी भी बहुत गुस्से में थे, साथ में उर्मिला जी भी। उन दोनों ने कहा कि बहू, तुमने हमें नौकर क्यों बताया पड़ोसियों को? क्या तुम्हें शर्म आती थी हमें अपना सास ससुर बताते हुए? और तुमने तो कहा कि मेरे पड़ोसियों की मदद करने के लिए उनके बच्चे लाकर दो, लेकिन तुमने उनसे पैसे क्यों ले लिए थे? तुमको पता है ना कि अभी अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता, लेकिन तुमने पैसे लेकर मुझे काम पर लगा दिया। तभी उर्मिला जी कहने लगी, बहू, मैंने तुम्हें ऐसे नहीं समझा था, आने दो आज राजेश को, मैं उससे सारी शिकायत करती हूँ। कुछ देर ही था कि राजेश भी आ गया। तभी उर्मिला जी ने सारी बात बताई कि तुम्हारी पत्नी ने अपने पूरे पड़ोस में हमें नौकरानी बता के रखा है और तुम्हारे पापा को दूसरी जगह में भी नौकरी के लिए पैसे ले रखा है। तभी निशा ने कहा, क्या करती राजेश, तुम्हारे मम्मी पापा जिस हालत में जिस तरह से यहाँ आए थे और उस दिन 2 घंटे तक तुम्हारी मम्मी यहाँ बैठी थी, तो पड़ोसियों ने देख रखा था, तो इनके इस शकल सूरत और इनके पहनावे से कोई कैसे कह सकता है कि ये मेरे सास ससुर हैं? सोसाइटी में भी तो अपनी इज्जत देखनी पड़ती है ना। राजेश अपनी पत्नी की साइड लेते हुए बोला, क्या फ़र्क पड़ता है माँ, पड़ोस वाले लोग नौकर समझे या मालिक, रहे तो आप हमारे घर में ही रहे हो ना। इतनी बात सुनकर उर्मिला जी की जैसे आंखें फटी की फटी ही रह गई। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी अपने बेटे से। वो अब बोलती भी तो क्या, वो वहीं पर चुपचाप बैठ गई। यशवंत जी भी सिर पकड़कर बैठ गए। इधर निशा और राजेश दोनों अपने कमरे में चले गए। इस झगड़े के बाद तो निशा ने दोनों को रात में खाने के लिए भी नहीं पूछा, वो दोनों अंदर ही अपना खा पी लिए। दोनों अपने कमरे में रात भर पड़े रह गए। लेकिन जब यशवंत जी को प्यास लगी तो उन्होंने देखा उनके कमरे में रखा हुआ जग खाली पड़ा है। इसीलिए वो जग और गिलास उठाकर किचन में पानी लेने चल दिए। रास्ते में उनके बेटे का कमरा पड़ता है, जिसमें से लाइट जल रही थी और वहाँ से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। उन्हें लगा कि वो लोग उनकी पत्नी का नाम लेकर कुछ बोल रहे हैं, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाते हैं। तभी उन्होंने सुना कि उनकी बहू कह रही थी कि तुम उस दिन इतनी बड़ी कार से एक बुढ़ी को नहीं उड़ा सकते थे। ये बुढ़ी उसी दिन मर गई होती तो उधर हॉस्पिटल में बुढ़ा पड़ा पड़ा मर गया होता और आज हमारे ऊपर ये मुसीबत नहीं होती। तब राजेश कहने लगा, अरे मैंने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो मैंने कार को संभालने की कोशिश की, जिसमें से थोड़ा ही माँ को धक्का लगा। अगर ज़्यादा हो गया होता तो तुझे पता है ना, अभी मैं जेल में होता। पुलिस मेरे सामने ही थी, वो तो भला हुआ कि मैं बच गया और माँ भी बच गई, नहीं तो आज मैं जेल चला गया होता। अब निशा कहने लगी, चलो उस दिन की बात छोड़ो, तुमने जो किया तो किया, लेकिन अब मैंने एक प्लानिंग बनाया है, उसमें ये लोग किसी भी तरह से नहीं बच पाएंगे। मेरी सहेली एक डॉक्टर है, मैंने उससे कहकर इन बुढ़े बुढ़िया दोनों का
पागल सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब इनके सामने मैं ऐसी ऐसी बातें करूँगी जिससे ये अपने आप से ही चिल्ला चिल्ला कर झुझला कर पागलों की तरह बिहेवियर करेंगे और इन्हें हम लोग पागल साबित करेंगे। लेकिन इन्हें हम लोगों के सामने हमदर्दी दिखाते हुए यही कहेंगे कि ये हमारे सास ससुर हैं, इन्हें हम पागल खाने नहीं भेजेंगे। फिर एक दिन ऐसे ही प्लानिंग से इन्हें हम इस दुनिया से ऊपर भेज देंगे, तो फिर इनसे हमारा हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट ही जाएगा और बहुत ही जल्दी हमें इस अंजाम तक पहुंचना होगा, वरना ये हमारी जान खा लेंगे। अब तो बुढ़ा और बुढ़िया कहीं काम करने के लायक भी नहीं रहे। इस तरह से बातें सुनकर यशवंत जी के तो पैरों तले से ज़मीन सरक गई। उनकी प्यास पता नहीं कहाँ चली गई। वो वहाँ से खाली जग लेकर सीधे अपनी पत्नी के पास आए और कहने लगे, उर्मिला, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ था? तब उर्मिला जी ने बताया कि जब आपका ऑपरेशन होना था उसी दिन मैं यहाँ अपने बेटे राजेश के घर आया था और जाने के टाइम मेरा राजेश की ही गाड़ी से गलती से एक्सीडेंट हो गया था। यशवंत जी ने कहा, वो कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तुम ये सारी बात सुनो। उन्होंने उर्मिला जी को सारी बात बताई और कहा, यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। अब उन दोनों को अपने बेटा बहू के घर में नींद कैसे आती। दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि राजेश और निशा सो जाए, तभी हम लोग निकल जाएंगे। कुछ ही टाइम के बाद राजेश के कमरे की लाइट बंद हो गई और आधे घंटे एक ऐसे ही बीते हुए थे कि दोनों पति पत्नी दबाए पैर घर से बाहर निकल गए। बाहर रात को अंधेरा था, तभी उन्हें रोड पर कुछ लाइट मतलब गाड़ी की रोशनी आती हुई दिखाई दी। उन्होंने हाथ दिया और वो रुक गए। ऑटो देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। ऑटो वाले ने कहा, मैं अपने बेटी के घर से वापस आ रहा हूँ, यहीं पड़ोस के शहर में गया था, बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं गया था। उन दोनों को बैठा कर वो बातें करने लगा। तभी यशवंत जी के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने वो सारा पैसा दे दिया और कहा कि भैया मुझे स्टेशन तक छोड़ दो और इन पैसों से तुम अपनी पत्नी की दवाइयाँ करवा लेना। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी की जान बच पाएगी, वरना मैं अपनी बेटी के घर से तो खाली हाथ ही आया था। इस तरह से यशवंत जी और उर्मिला जी जब स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग सुबह ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे। तभी सुबह होते ही उन लोगों को कुछ जूते पॉलिश करने वाले ब्रश और वहीं पर खाली पॉलिश के डिब्बे दिख जाते हैं। यशवंत जी वो सामान उठा लेते हैं, शायद वो फेंका हुआ सामान था, वही लेकर वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है, अंकल जी जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दीजिए, मुझे एक अच्छे से फंक्शन में इंटरव्यू के लिए जाना है। यशवंत जी उस डिब्बे में से निकाल के पोंछ के कलर को उस बच्चे के जूते में पॉलिश कर देते हैं। बच्चा वहाँ चला जाता है। यशवंत जी सोचते हैं कि अब यहीं पर बैठकर मैं थोड़ा सा काम क्यों ना करूं जिससे मुझे कुछ पैसे मिले, क्योंकि उस बच्चे ने उन्हें 50 रुपये दिया, तो यशवंत जी को उन पैसों से खाने को तो कुछ मिल रहा था। जब वो बच्चा वापस आया तो बोला, अंकल जी मैं तो सेलेक्ट हो गया हूँ, ये लीजिए 100 रुपये और मिठाई का डिब्बा। इतना कहकर वो बच्चा उन दोनों के साथ सेल्फी ले लिया। बोला कि ये मेरी कामयाबी की पहली याद के लिए एक सेल्फी है, क्योंकि आप लोगों ने जितना जल्दी मदद किया, सुबह यहाँ शायद ही कोई जूते में पॉलिश करने वाला मिल पाता। मैं आप लोगों का पूरा जीवन आभारी रहूँगा। इस तरह से बोलकर वो लड़का अपने घर चला गया। घर में जाकर जब वो गैलरी में अपनी फ़ोटो देख रहा था तो अचानक से वो अंकल और आंटी की फ़ोटो भी सामने आ गई। उसके पिता भी वहीं बैठे थे। उसके पिता उस प्रोग्राम की फ़ोटो देख रहे थे जहाँ पर उसका लड़का गया हुआ था। उसकी फ़ोटो देखकर वो चौंक गए। बोले, बेटा ये अंकल और आंटी तुम्हें कहाँ मिले, तुम इनके साथ कैसे फ़ोटो लिए? वो लड़का कहने लगा, ये लोग यहीं पर अपने ही इसी शहर के स्टेशन में जूते पॉलिश का काम करते हैं और इन्हीं की वजह से तो मैं सुबह पहुंच पाया, वरना मेरे जूते इतने गंदे थे, उनकी सफाई के लिए न जाने कब तक मैं वहां इंतज़ार करता रहता। इतना सुनकर
उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बेटा, इनसे तुम मुझे अभी मिला हो। यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से आज मैं इतना सब कुछ कर पाया हूँ। इन्हें मैं अपने माता पिता की तरह पूछता हूँ। मैं इन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये लोग मुझे मिले ही नहीं। जल्दी चलो बेटा। उस लड़के ने कहा, पिताजी, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह चलेंगे। तभी लड़के के पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं इंतज़ार कर सकता, अभी चलो। वो कोई और नहीं, मिट्ठू चाय वाला ही था। रातों रात वो लोग ढूंढने चले गए। तभी देखा कि वो लोग एक रोड के किनारे एक जगह ऐसे ही पड़े हुए थे। वो बताया कि यहीं पर तो हमने देखा था। ढूंढने से मिल गए वो लोग। तभी मिट्ठू चाय वाले उन दोनों के पैर पकड़कर बोला, आप लोग इस हालत में यहाँ स्ट्रीट लाइट के नीचे भूखे प्यासे पड़े बैठे हुए हैं। आप लोगों का तो एक बेटा भी था ना, जिसे आप लोग इतने अमीर और शौक से पाल रखे थे। फिर आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? आप तो नौकरी करते थे ना बाबूजी, आप कार से चलते थे ना बाबूजी, फिर आपके साथ ये सब कैसे हुआ? बेटा, ये किस्मत की बात है। जब हमें रोड पर भीख मांगना लिखा था तो औलाद का सुख कहाँ मिले? मिट्ठू चाय वाले ने कहा, आपको औलाद का सुख है बाबूजी, आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। यशवंत जी ने जाने से मना किया, फिर भी उर्मिला जी की तरफ देखा। उनका मन कर रहा था कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझकर मिट्ठू चाय वाले के साथ चले गए। जाते जाते मिट्ठू चाय वाले ने रास्ते भर में सारी बातें पूछा, बाबूजी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? तभी यशवंत जी बताने लगे कि बेटा, मेरे बेटे और बहू ने मुझसे सारे पैसे चालाकी में ले लिए। उसके बाद मेरे साथ जो दुर्घटना हुई तो मेरे बेटे बहू ने हम दोनों को पागल साबित कर इस जान से मरवा देना चाहते थे। यहाँ तक कि जब मैं उनके घर में रह रहा था तो मेरे गांव की सारी जगह ज़मीन भी उन लोगों ने बेच दिया और जो भी मेरे पैसे आते थे पेंशन के, वो भी मेरा अकाउंट साइन करवा लिया था और सब कुछ अपने नाम ही कर लिया, जिससे वो खुद ही मेरे पैसे निकाल सके। अब तो मैं गांव में भी जाकर नहीं रह सकता था, इसीलिए हम लोग रोड के किनारे ही अपना आसरा ढूंढ लिए थे। मिट्ठू चाय वाले ने ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख जाहिर किया और कहा, बाबूजी, आज के बाद आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मुझे 500 रुपये दिए थे तो उसी 500 रुपये से आज मैं इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। सब कुछ आपका ही है और आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। इस तरह से वो लोग उनके घर जाकर बहुत सुखी से रहने लगे। मिट्ठू चाय वाले ने अब तक 3 स्टोरी का घर बना लिया था। ऊपर माँ और बाबूजी को दे दिया, बीच में वो नीचे उसने किराए से दे रखा था। मिट्ठू चाय वाले ने बताया कि बाबूजी, आपको जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन के पैसे की ज़रूरत थी, उसी दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर उसी हॉस्पिटल में गया था। तभी मैंने आपके फीस के पैसे भर दिए और इधर मेरी पत्नी की दवाइयाँ हो चुकी थी, इसीलिए मैं उसे घर तक छोड़ने आया। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में गया तो आपको वहाँ पर मैं नहीं पाया। मैं आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप लोग मुझे मिले ही नहीं। तब से मैं इसी कोशिश में था कि कहीं न कहीं आप लोगों को मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा। इस तरह से कहकर वो रोने लगा। इधर मिट्ठू चाय वाले का बेटा भी यशवंत और उर्मिला जी को दादा दादी जी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न था। वो अपने मोबाइल में एक यूट्यूब चैनल बना रखा था। उसमें उसने अपने दादा और दादी की मोटिवेशनल बातें डालने लगा। उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हुआ और उसे पैसे आने लगे। इससे यशवंत जी को भी काफ़ी लाभ हुआ। लोगों में उनकी बहुत ज़्यादा पहचान हो गई। एक दिन राजेश को भी यशवंत जी की वीडियो दिख जाती है। उसने देखा कि मेरे पिताजी आलीशान घर में रहकर किस तरह से वीडियो बना रहे थे। उन्होंने सब कुछ वीडियो में डाल रखा था। मिट्ठू चाय वाले के बेटे ने बहुत अच्छा सा ब्लॉग बनाकर डाला था। फिर क्या था, राजेश ने सोचा कि क्यों न मुझे अपने पिताजी से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब कर्म करने के बाद, उनके पिताजी के जाने के बाद एक दिन अचानक से राजेश की तबीयत खराब होती है। तभी उसे पता चलता है कि कैंसर हो गया है और
वो नौकरी पर जाने से कतराने लगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसने अपने दवाइयों के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए, यहाँ तक कि बहुत सारा उसने कर्ज भी ले लिया था। कर्जदार बहुत परेशान करने लगे, जिसकी वजह से पिताजी से लिए हुए 20 लाख रुपए का घर भी उसे बेचना पड़ा। अब तो उसकी पत्नी की भी नौकरी छूट गई थी क्योंकि वो पति की देखरेख और बच्चे की सेवा में ही रह जाती थी। बच्चे के भरने के लिए फीस भी नहीं था। इतनी सारी मुसीबतों को देखकर निशा का दिमाग खराब हो गया। वो पागल हो गई। उसने इतना सब कुछ एक साथ सहन नहीं कर पाया। अब इधर राजेश बहुत परेशान रहने लगा। तभी उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने पिताजी से मिलकर कुछ मदद मांगूं। वो अपने पिताजी के पास गया। वहाँ उसने सब कुछ देखा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की भीड़ थी क्योंकि यूट्यूब की वजह से कुछ लोग उनके पिताजी से मिलने आए थे। जब टाइम आया उसका, तब वो मिलने गया। पिताजी को देखकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यशवंत जी कहने लगे, अरे ये कौन है? मेरे पैर पर क्यों गिर रहे हैं साहब आप? यशवंत जी की ऐसी बातें सुनकर राजेश कहने लगा, पिताजी आप मुझे साहब क्यों बोल रहे हैं? तभी यशवंत जी ने कहा, हाँ हम लोग तो नौकर हैं ना, साहब क्यों नहीं बोलेंगे? और फिर साहब आप हमारे पैर पर गिरे, अच्छा नहीं लगता। यशवंत जी की ऐसी बातें सुनकर राजेश ने शर्म से पानी पानी हो गया और कहने लगा, पिताजी अब ताने मत मारिए। उसने अपनी सारी हालात बता दी और बताया, अब मैं कहीं का ना रहा। अब मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरी पत्नी पागल हो गई है। अब यशवंत जी मन में सोचने लगे कि तुम्हारी पत्नी हम दोनों को पागल बनाकर और इस दुनिया से विदा करना चाहती थी, तो भगवान ने ये सब किया। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में गिरता है, लेकिन वो लोग मुंह में कहना उचित नहीं समझे। यशवंत जी बोले, अच्छा साहब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? इतना कहकर वो अपने पर्स में से ढेर सारे पैसे निकाले और राजेश की तरफ बढ़ा दिए। बोले, साहब ले जाइए जितने पैसे की ज़रूरत है। हम लोग नौकर हैं। हमें कभी अपने माता पिता का दर्जा देने के लिए मन में भी मत सोचना और ना कभी पापा मम्मी कहकर शब्द को बाहर निकालना। इतना कहकर यशवंत जी अपनी पत्नी को वहाँ से लेकर दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर तक राजेश वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि पापा मम्मी अब कभी हमारे पास वापस लौटकर नहीं आएंगे। वो कभी हमसे अब बात नहीं करेंगे। इसीलिए वहाँ से वो पैसे लेकर चला आया। इधर यशवंत जी और उनकी पत्नी मिट्ठू चाय वाले के साथ रहकर अपना जीवन, बची हुई ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसीलिए आप लोग जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।